नमस्कार दोस्तों, द इनसाइडर व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपने उत्तराखंड की एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी का नाम जरूर कभी न कभी सुना होगा। यूकेडी एक ऐसी पार्टी है जिसने उत्तराखंड को बनाए जाने के जो आंदोलन था उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। और 9 नवंबर सन 2000 के बाद ऐसा लगने लगा था कि उत्तराखंड की राजनीतिक कमान उत्तराखंड क्रांति दल के हाथों में होगी, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल इसमें सफल नहीं हो पाया। लगभग 24 साल बीतने को हैं, अभी भी अब कहा जा रहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल लगभग समाप्त होता हुआ एक दल है जिसकी यात्रा अब पूरी हो चुकी है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है, जिस विजन के साथ, जिस आइडियोलॉजी के साथ उत्तराखंड को बनाया गया था, जिस सपने को देखा गया था, उसको हम पूरा करने में नाकाम रहे हैं। कई लोगों के द्वारा इस प्रकार के वीडियोस भी अब बनाए जाने लगे हैं कि उत्तराखंड एक विफल होता हुआ राज्य है। तो क्या अब उत्तराखंड क्रांति दल जैसी जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको फिर से सामने आना होगा और एक नया राजनीतिक उत्तराखंड का प्रमुख सामने बनना होगा कि जो उत्तराखंड की राजनीति को लीड कर सके। तो क्या उत्तराखंड क्रांति दल के पास ये चुनौती है? ये सारे सवाल, या क्या उत्तराखंड क्रांति दल ये सब कर सकता है? ये सारे सवाल अब भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है जिसमें हम समझेंगे उत्तराखंड क्रांति दल का इतिहास, उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड के लिए क्या किया, उत्तराखंड के लोगों ने क्रांति दल को क्या दिया, ये तो एक अलग सवाल जवाब हो जाएगा। लेकिन इसको बनने के पीछे इसका क्या विजन था, क्या किस आइडियोलॉजी के साथ उत्तराखंड क्रांति दल बना था, ये सारी चीजें, और हर कोई दल जब बनता है तो उसकी पॉलिटिकल सफलता क्या रही है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड क्रांति दल के इतिहास को, इसकी स्थापना की जाती है 24 और 25 जुलाई। तो हम भी इसकी स्थापना कर देते हैं। 24 और 25 जुलाई 1979 को इसकी स्थापना होती है। आप लोगों को पता है जुलाई का महीना चल रहा है, आने वाला समय उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना दिवस भी आएगा जिसमें 25 जुलाई को इसलिए इन्होंने ये स्थापना दिवस रहा क्योंकि उत्तराखंड के एक बड़े नेता थे सुखदेव सुमन, उनका बलिदान दिवस 25 जुलाई को मनाया जाता है, इसलिए ये दिन सही सुटेबल माना गया। 53 लोगों का एक समूह मसूरी में बैठा, एक सम्मेलन किया गया जिसमें 53 लोग शामिल थे। इस दल के बड़े नेता दिवाकर भट्ट, द्वारिका प्रसाद, नित्यानंद भट्ट, अन्य और भी बहुत सारे 53 लोग थे, जिसमें सबने बैठकर आपसी सहयोग से, आपसी सहमति से ये चुना कि हमारा अध्यक्ष कौन होगा, और जिसके रूप में डीडी पंत, जो उस समय कुमाऊं यूनिवर्सिटी के उप कुलपति भी थे। उसके बाद क्षेत्रीय दल जिस प्रकार से बन गया, जब कोई दल बनता है तो उसका एक पॉलिटिकल सपना होता है। ऑब्वियस सी बात है, ये दल बना था उत्तराखंड की समस्याओं को लेकर। उत्तराखंड की जो समस्याएं थी उस समय उत्तराखंड, आप लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में आता था। उत्तराखंड के लिए 17 सीटें विधानसभा में जाती थी। उससे पहले का अगर आप इतिहास जानना चाहें तो इंद्रमणि बडोनी जी, जो उत्तराखंड के एक बड़े लीडर थे उस समय के, आप लोगों को पता होगा किसी पार्टी से पहले विधानसभा में जाते थे, उसके बाद रिजाइन दिया, उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़कर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गए, वहां पर उत्तराखंड की बातें रखी। कहा जा रहा था कि उत्तराखंड का जो यहाँ की बातें हैं वो सदन में नहीं पहुंच रही है, जो यहाँ के मुद्दे हैं, जो यहाँ की चर्चाएं हैं सदन में नहीं हो रही हैं, और ये भेदभाव उत्तराखंड जन आंदोलन के रूप में सामने आया। उसके बाद क्रांति दल के लोगों ने भी बहुत सारी बातें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। फिर धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि अब उत्तराखंड एक अलग राज्य की मांग होनी ही चाहिए, और उत्तराखंड क्रांति दल इस रूप में अब आगे कार्य करता है। उत्तराखंड क्रांति दल ने, आप लोगों को पता है कि बहुत सारे आंदोलन हुई, मसूरी कांड, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड, गोलीबारियां हुई। आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हम एक स्वतंत्र राज्य में, देश में रह रहे थे, वहां पर भी किसी मांग को मनवाने के लिए गोलियां चल गई। आपको भारत की आजादी का वो दौर याद आएगा जब अंग्रेजों से आजादी के लिए हमने लड़ी तो हम पर गोलियां बरसाई गई। वहां पर ये गोलियां इसलिए भी हम एक्सेप्टेबल कर सकते हैं कि किसी अन्य देश के लोग हम पर राज कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो हमारे देश के लोग ही हमारे देश के लोगों पर गोली चला रहे थे। तो एक ऐसा उत्तराखंड बनने का इतिहास रहा है। आपको जरूर उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, 27 जुलाई 2000 को देश की संसद में उत्तराखंड बिल या उत्तरांचल बिल, आपको पता होगा पहले उत्तरांचल नाम रखा गया था, जबकि 1979 में उत्तराखंड की मांग उत्तराखंड के नाम से ही हुई थी। लेकिन उस समय की जो
देश की पार्टी थी। ये बात सहमति नहीं बन पाई कि उत्तराखंड के नाम से हो, क्योंकि उनको लगता था उत्तर का खंड अलग हो जाएगा नाम अलग होने से। उस समय इस प्रकार की व्यवस्था लगती थी। आजकल नाम बदलने पर ही विकास समझा जाता है। आजकल उत्तराखंड में जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ करने पर विचार चल रहा है। इसके लिए बहुत सारे कागजात भी पास कर किए जा चुके हैं, लेकिन जोशीमठ का विकास नाम बदलने से नहीं होगा। जोशीमठ का विकास होगा जो वहां की समस्याएं हैं, जो वहां का भूदशाव है, उसको रोकने से, उसको डेवलप तरीके से, उस पर साइंटिफिक तरीके से काम करने से वो भूस्खलन रोका जा सकता है, वहां की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, लेकिन नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। अब फिर से मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि मैंने कहा, 27 जुलाई 2000 को उत्तरांचल बिल या उत्तर प्रदेश पुनर्निर्माण बिल संसद में पेश हुआ। 1 अगस्त 2000 को लोकसभा से पास हुआ, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा से, 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति की मंजूरी उस समय के थे श्री के आर नारायण जी। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक नए राज्य के रूप में हमारे सामने आया। तो उत्तराखंड क्रांति दल की जो यात्रा थी और एक सफलता ये मिली कि उत्तरांचल नाम से हमारा राज्य सामने आ गया। लगभग 2007 के बाद ये नाम फिर से बदली कर दिया गया था। अब हमें ये समझना है कि ये पार्टी है, इसका आइडियोलॉजी क्या है, उसके बाद इसका विजन समझेंगे, इसके बाद देखेंगे इसको पॉलिटिकल सफलताएं क्या मिला। वैसे देखा जाए तो पॉलिटिकल सफलताएं इसे पार्टी बनने के बाद 1979 में, अगर आप पार्टी बनने के बाद देखेंगे तो रानीखेत विधानसभा से जसवंत सिंह बिष्ट पहले विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश की उसमें पहुंचे थे। उसके बाद उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन इनके द्वारा बनाया गया था। यूएसएफ छात्र संघ श्रीनगर में गठित किया गया था। 1989 में लोकसभा जो चुनाव हुए थे, टिहरी से इंद्रमणि बडौनी उत्तराखंड क्रांति दल से लड़े थे, अल्मोड़ा से काशी सिंह ऐरी ये भी उत्तराखंड क्रांति दल से लड़े थे। ये दोनों प्रत्याशी हार गए थे उस समय 1989 में, लेकिन बहुत कम मार्जिन से इन्हें हार मिली थी, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल के लिए एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में सामने थी। अगर आपको बताऊं तो टिहरी से इंद्रमणि बडौनी जी हारे थे, 8000 वोट से हारे थे, और काशी सिंह ऐरी वो 10,000 वोटों से हारे थे अल्मोड़ा सीट से। तो ये एक बड़ी सफलता थी। लेकिन 1989 में ही विधानसभा का चुनाव हुआ था। काशी सिंह ऐरी विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे, उसमें उन्हें जीत हासिल हुई थी डीडी हाट की सीट से। विधानसभा जो डीडी हाट है, जसवंत सिंह बिष्ट थे, वो रानीखेत की विधानसभा से इस समय जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल सफलताएं उत्तराखंड में इन्हें ज्यादा नहीं मिल पाई, लेकिन वैसे तो पॉलिटिकल कमान इनके हाथों में होनी थी, लेकिन कह सकते हैं आप कि उत्तराखंड के लोगों के द्वारा इन्हें धोखा दिया गया, या अन्य जो पार्टियां थी, बीजेपी थी, कांग्रेस थी, इनके द्वारा लोक लुभावन के जो तरीके होते हैं उस पर उत्तराखंड के लोग फिसल गए। बात जो भी रही होगी, लेकिन परिणाम ये रहा कि उत्तराखंड में यूकेडी को उत्तराखंड की पॉलिटिकल कमान नहीं मिल पाई। अब हमें समझना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकी आइडियोलॉजी, इनका विजन क्या है। क्या इनका आइडियोलॉजी, क्या इनका विजन उत्तराखंड में इनको पॉलिटिकल सफलता नहीं देने देता है, या अन्य पार्टियों का क्या विजन होता है। देखिए, आइडियोलॉजी सबसे सही है, सबसे सटीक है उत्तराखंड को उत्तराखंड बनाने के लिए। क्षेत्रीयवाद, सबसे पहला विचार क्या है कि क्षेत्रीयवाद हमारे यहाँ होना चाहिए। क्षेत्रीयवाद का मतलब है जो हमारा क्षेत्र है उसको समझने के साथ इसके मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है और इसके मुद्दों पर काम करना है। दूसरा है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट किससे करना है? प्रोटेक्ट देश से बचाना नहीं है, सेना नहीं खड़ी करनी, प्रोटेक्ट करना है उत्तराखंड के कल्चर को, उत्तराखंड के रीति रिवाजों को, यहाँ की भाषा है, यहाँ की बोलियों को, साथ ही साथ विकास बचाते हुए आगे बढ़ना है, प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तीसरा है सिविक नेशनलिज्म, जो नागरिक राष्ट्रवाद होता है उसकी इनकी विचारधारा है। और चौथा है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। उत्तराखंड में सख्त जरूरत इसकी होती है कि लोकतांत्रिक तरीके से उत्तराखंड का हर तबका आगे बढ़े। एक अच्छा आइडियोलॉजी इसकी थी और इसी आइडियोलॉजी के बेस पर इन्होंने अपने विजन बनाए। विजन इनके बहुत सही हैं, अन्य पार्टियां ऐसा विजन लेकर नहीं चलती है। एक परमानेंट कैपिटल, पहला विजन इनका यही है कि परमानेंट कैपिटल होनी चाहिए, एक स्थायी राजधानी। जब ये बने, इनकी पार्टी की स्थापना हुई थी, उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि हम गैरसैंण को एक स्थायी राजधानी के लिए चुनेंगे, जो इनका ब्लूप्रिंट था। और आज तक उत्तराखंड को एक स्थायी राजधानी नहीं मिली। बहुत सारी घोषणाएं हो जाती हैं, अलग अलग विधानसभाएं बन जाती हैं, लेकिन एक गैरसैंण विधानसभा को अस्थायी राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बनाई गई है, लेकिन वहां पर कोई भी जाना नहीं चाहता है। मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से जाते हैं, उड़कर टपक कर फिर इधर आ जाते हैं। अब आते हैं दूसरा पॉइंट है एजुकेशन पॉलिसी।
एजुकेशन पॉलिसी जो उत्तराखंड के लिए सटीक हो, उत्तराखंड का कल्चर के बारे में हो, उत्तराखंड में किस प्रकार का एग्रीकल्चर यहाँ पर डेवलप हो, ताकि उत्तराखंड में जो आज पलायन जैसी समस्याएं हैं उसे रोका जा सके। लेकिन आज उत्तराखंड की पॉलिसी आप देखेंगे किस प्रकार की है। उत्तराखंड का एजुकेशन सिस्टम लगभग खत्म और बर्बाद होने के कगार पर है। उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं जो बंद होने के कगार पर हैं। आजकल आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसे रील्सें देखी होंगी कि क्या आपको उत्तराखंड का एक मॉडर्न स्कूल दिखता है? फिर दूसरा व्यक्ति कहता है हाँ बिल्कुल दिखता है। एक कपकोट में स्कूल है जो जहां पर लोगों को एडमिशन के लिए लाइन लगानी पड़ती है। इस प्रकार की रील्स हम देखते हैं और हम इसी में खुश हो जाते हैं कि हमारे कपकोट में एक ऐसा स्कूल है जिसमें एडमिशन, बहुत अच्छी बात है वो स्कूल है। क्या उसमें सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसी है या किसी पर्सनल व्यक्ति ने एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर उस स्कूल को डेवलप किया है? और आज हमारे देश उत्तराखंड राज्य के 24 साल पूरे होने को हैं। नवंबर में 24 साल पूरे कर लेंगे। आज हम 24 स्कूल अपने उंगली पर नहीं गिना सकते हैं जो एक मॉडर्न स्कूल के रूप में सामने हो। पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं जाती हैं, लेकिन क्या हम कभी एजुकेशन के नाम पर वोट देते हैं या नहीं देते हैं? स्कूलों के बारे में हम बात करते हैं या नहीं करते हैं? अन्य अस्पतालों के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में हमारी कुछ बातचीत होती है नहीं होती है? आज कोई भी ऐसा हॉस्पिटल उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं है जहां कोई व्यक्ति कहे कि हम वहां जाते हैं तो हमें सीधा इलाज मिल जाता है, या आप नाम लेकर किसी हॉस्पिटल को नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छा अस्पताल है। क्योंकि ये किसकी कमी है? हमने 24 साल पूरे कर लिए, हमने उत्तराखंड बनाया था उत्तराखंड के लोगों के लिए। तो क्या ये बन पाया, नहीं बन पाया, या केवल राजनीतिक पार्टियों के लिए ये बनकर रह गया? तीसरा पॉइंट है टूरिज्म पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज सुनी होगी, कर्नाटक बेंगलोर से आए बहुत सारे, बेंगलोर से आए, शायद न्यूज था, बेंगलोर से आए लोग ट्रैक पर गए और वहां 6 लोगों की मौत हो गई। अगर आप ये ट्रैक पर जाने वाले लोगों का डेटा देखें तो पिछले 5 साल में लगभग 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई। आज उत्तराखंड सरकार के पास एक ऐसा एसओपी नहीं है जो ट्रैक पर्यटन करने वाले यात्री हमारे यहाँ आते हैं उनके लिए बनाया गया हो। जो कंपनियां पर्यटन कराती हैं उनके लिए कोई एसओपी हो, ना यात्रियों के लिए है ना कंपनियों के लिए है। लेकिन टूरिज्म का देश हमने बनाना है, टूरिज्म स्टेट हमने बनाना है। आप लोगों को पता होगा यूकेडी ने अपने ब्लूप्रिंट में इसे इसीलिए रखा होगा क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। हमारे पास देवभूमि का टैग है, हमारे पास ऐसे धर्म स्थल हैं जहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है, लोग यात्रा करने आते हैं। तो जो यात्रा करने आएगा वो पैसा खर्च करेगा, तो हमें उसे जनरेट करना है एक इनकम सोर्स के रूप में। लेकिन आज हम उसमें भी विफल रहे हैं। यात्रा खुलती है हमारे देश में, हमारे राज्य में हड़कंप मच जाता है कि यात्रा क्या होगी, जाम लग गया, वो हो गया, वो हो गया। जब हम आज उस दौर में रह रहे हैं जहां हमें हर चीज पहले से पता होती है, तो हम उस चीज के लिए भी कैपेबल अभी बन नहीं पाए हैं। चौथा पॉइंट है जो इनका विजन है वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये उत्तराखंड के लिए सबसे जरूरी पॉलिसी है क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसके पास समतल भूमि ज्यादा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्रों में इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। दुनिया के ऐसे ऐसे देश हैं जहां पर पूरे पहाड़ हैं, लेकिन वो देश आज डेवलप्ड देशों में आते हैं। लेकिन हमारा राज्य एक छोटा राज्य है। हिमाचल को देखिए, हिमाचल में इतना सारा फार्मास्यूटिकल लगा हुआ है, फार्मा की फैक्ट्रियां इतनी लगी हैं। तो उसके पीछे के कारण क्या है वो सारी चीजें हमें जानने होंगे, तब जाकर हम अपने यहाँ पॉलिसी बनाएंगे। तो 4 विजन थे, परमानेंट कैपिटल, एजुकेशन पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो यहाँ की सबसे मूलभूत आवश्यकताएं थी। जो यहाँ के जो स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य था, जो यहाँ का पर्यटन था, रोजगार था, और इन्हीं चीजों पर ध्यान नहीं रखा तो आज हमारे सामने सबसे बड़े मुद्दे भी यही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, रोजगार। इन्हीं वजह से आज उत्तराखंड में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब क्या उत्तराखंड के लिए ये विजन सूटेबल है, ये आइडियोलॉजी सूटेबल है? तो देखने में तो बहुत सही लग रहा है। तो क्या उत्तराखंड के लोग इस आइडियोलॉजी, इस विजन के साथ वोट देंगे? बिल्कुल वोट देंगे। लेकिन आज इलेक्शन केवल ऐसा नहीं रह गया कि आपके पास अच्छे विचार हो, अच्छा आइडियोलॉजी हो, आपको बहुत ज्यादा धन लगता है। इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल के पास सबसे बड़ी चुनौती है कि उनके पास संसाधन नहीं है, नहीं मैन पावर की बहुत कम संख्या है, और साथ ही साथ जो धन है, पैसा है, जो आजकल इलेक्शन में बोलबाला जिसका चलता है, उसके भी उनके पास बहुत कमी है। लेकिन क्या
उत्तराखंड क्रांति दल फिर से रिवाइव हो पाएगा, ये सवाल भी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर नए विचारों के साथ, नए तरीकों के साथ, सोशल मीडिया के साथ आगे बढ़ा जाए तो एक उम्मीद तो बनती है कि उत्तराखंड क्रांति दल कभी ना कभी उत्तराखंड की पॉलिटिकल कमान संभालेगा। वरना बाहर से आई हुई पार्टियां जो पहले नहीं चाहती थी उत्तराखंड बने, लेकिन उत्तराखंड बना और उसके बाद से उत्तराखंड की राजनीति में कूद गए और यहाँ की राजनीति का भोग भोगने लगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।